ये किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें नहीं है। ये गोलियां किसी सरहद पर नहीं चली गई। ये सन्नाटा काठमांडू की सड़कों का है। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन से बस चंद कदमों की दूरी पर पसरा हुआ सन्नाटा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिमालय की शांत गोद में बसा नेपाल नफरत की आग में जल उठा? ऐसा क्या हुआ कि स्कूल का बस्ता टांग कर निकलने वाले लड़के, जिन्हें हम स्मार्टफोन को अपनी दुनिया समझने वाले जेन जी कहते हैं, वो सीने पर गोलियां खा रहे थे? कहानी की शुरुआत एक मोबाइल फोन की स्क्रीन से होती है और इसका अंत प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मुल्क छोड़कर भागते हुए मंत्रियों पर होता है। लेकिन ये वो कहानी नहीं है जो आपको बताई जा रही है। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक अदृश्य धागे की, जो श्रीलंका, बांग्लादेश से होता हुआ अब नेपाल तक पहुंच गया है। ये कहानी है उस ज्वालामुखी की जो दशकों से भीतर ही भीतर सुलग रहा था। और 4 सितंबर 2025 को सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने उस ज्वालामुखी में विस्फोट कर दिया। तारीख थी 4 सितंबर 2025। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बंद। तर्क दिया कि ये कंपनियां देश के कानून का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन इस तर्क के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे सरकार नहीं दिखाना चाहती थी। जब अमेरिकी ऐप्स पर ताला लगाया जा रहा था, उसी वक्त चीन का टिकटॉक बेधड़क चल रहा था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये नेपाल की राजनीति के उस झुकाव का साफ संकेत था जो भारत और अमेरिका से दूर चीन के करीब जा रहा था। क्या यह फैसला काठमांडू में नहीं बल्कि बीजिंग में लिया गया था? ये सवाल हवा में तैरने लगा और इसके साथ सरकार को लगा कि ये नौजवान यानी जेन जी 2-4 दिन नारे लगाएंगे और शांत हो जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये वो पीढ़ी है जो वर्चुअल दुनिया में रहती है, वहीं कमाती है, वहीं प्यार करती है और वहीं अपनी आवाज़ भी उठाती है। फेसबुक पर अपनी छोटी सी दुकान चलाने वाले का कारोबार ठप हो गया। इंस्टाग्राम पर अपनी कला को बेचकर अपना घर चलाने वालों की उम्मीदें टूट गई और व्हाट्सएप पर विदेश में बैठे बेटे से बात करने वाली माँ की आंखें पथरा गई। सरकार ने जिसे एक डिजिटल स्ट्राइक समझा था, वो असल में करोड़ों लोगों की जिंदगी और सपनों पर एक सीधा हमला था। और यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। इस आंदोलन की शुरुआत तो शांति से हुई थी। छात्र सड़कों पर उतरे, हाथों में पत्थर नहीं किताबें थी। आर्टिस्ट दीवारों पर तस्वीरें बना रहे थे, नारे लगा रहे थे, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। वो बातचीत करना चाहते थे, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन सत्ता जब अहंकार में चूर होती है तो उसे संवाद नहीं, सिर्फ अपनी ताकत सुनाई देती है। इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नेपाल सरकार ने उपद्रवी करार दे दिया और फिर काठमांडू की सड़कों ने वो मंजर देखा जो उसने दशकों से नहीं देखा था। लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले ने हवा में जहर घोल दिया और जब युवाओं के कदम फिर भी नहीं रुके तो वो हुआ जो किसी भी लोकतंत्र के लिए कलंक होता है। फिर वो दिन आया जब एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। तारीख थी 8 सितंबर 2025। ये कोई तारीख नहीं, नेपाल के इतिहास का वो जख्म है जो हमेशा रिश्ता रहेगा। हजारों की भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ रही थी। वो सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़ रही थी, वो सत्ता और जनता के बीच खड़ी हर दीवार को तोड़ रहे थे। और तब पुलिस ने सीधी गोलियां चला दी। किसी ने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने गोली खाते देखा तो किसी ने अपने भाई को सड़क पर दम तोड़ते हुए देखा। एक 17 साल का लड़का जो शायद कल तक कॉलेज जाने के सपने देख रहा था, उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी। उस दिन 19 जानें गई, 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन ये आंकड़े उस दर्द को बयां नहीं कर सकते। ये गोलियां सिर्फ जिस्म पर नहीं, नेपाल की आत्मा पर लगी थी। इतिहास बदलने की ये जंग यही नहीं रुकी। सत्ता का ये क्रूर चेहरा जितना भयानक होता गया, लोगों का हौसला भी उतना ही बुलंद होता गया। लोग नेपाली सेना की बंदूक के नोक के सामने खड़े होने लगे और चिल्लाने लगे कि मारो
गोली मारो, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। ये नंगापन उस पूरी व्यवस्था का था जो अपने ही लोगों के खून से अपने ही हाथ रंग रही थी। सरकार को लगा कि गोलियां चलाकर वो आंदोलन खत्म कर देंगे, पर वो ये भूल गए कि हर एक लाश हजार नए क्रांतिकारियों को जन्म देती है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं था, ये हत्या का भी बदला था। अब ये क्रांति सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जंग बन चुकी थी। और फिर वही हुआ जो होना था। जिस जनता की ताकत को सरकार ने कम आंका था, उसी ने उसका तख्ता पलट कर दिया। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया, मंत्री देश छोड़कर भागने लगे। एक हफ्ते के अंदर नेपाल की ताकतवर सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं उसकी कहानी भी उतनी सीधी है या पीछे कुछ और पक रहा है? जरा ठहरिए और इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करिए। साल 2022, श्रीलंका चीन का एक कर्जदार देश, आर्थिक संकट के बाद सरकार का तख्ता पलट हो गया। साल 2024, बांग्लादेश चीन का करीबी सहयोगी, छात्र आंदोलन के बाद इस देश में भी सरकार का तख्ता पलट हो गया। साल 2025, नेपाल चीन की ओर झुकने वाली सरकार, छात्र आंदोलन के बाद यहां भी तख्ता पलट हो गया। ये तीनों घटनाएं अलग अलग देशों में हुई, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट एक जैसी लगती है। एक जैसी वजहें, एक जैसे प्रदर्शन और एक जैसा नतीजा। क्या ये महज संयोग है या दक्षिण एशिया में कोई एक बड़ी बिसात बिछाई जा रही है, जहां मोहरे ये देश हैं और खिलाड़ी कोई और? कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का भी एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। एक ऐसी जंग जो तोप और टैंकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और एनजीओ फंडिंग से लड़ी जाती है। और इसका प्लेबुक है, एक तरीका है। किसी भी देश की अंदरूनी समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको आप पहचानिए। सोशल मीडिया के जरिए वहाँ की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर लीजिए। किसी एक छोटे से मुद्दे को ट्रिगर बनाकर युवाओं को सड़कों पर उतार दीजिए। जब सरकार बल प्रयोग करे तो उसे मानवाधिकारों का हनन बताकर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बना दीजिए। और आखिर में एक ऐसी सरकार सत्ता में लेके आओ जो आपके हितों के लिए काम करे। क्या नेपाल के साथ भी यही नहीं हुआ? क्या ओली सरकार का असली गुनाह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि चीन के साथ उनकी दोस्ती थी? हम ये दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल इतना बड़ा है कि इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। विदेशी हाथ की कहानी कितनी भी दिलचस्प लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आग भी तभी लगती है जब जंगल सूखा होता है। और नेपाल का जंगल भी दशकों से सूखा पड़ा था। ये आग उस भ्रष्टाचार की थी जहां काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, और आग उस बेरोजगारी की थी जो हर साल लाखों युवाओं को अपना घर, अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। ये आग उस असमानता की थी जहां एक तरफ आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था और वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे, जिन्हें हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल के नाम से ट्रोल किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर अपनी करोड़ों की गाड़ियां और आलीशान पार्टियों की वो तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। जनता ये सब देख रही थी। उनका गुस्सा भीतर ही भीतर खौल रहा था और उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। सोशल मीडिया बैन ने उन्हें वो मौका दिया। ये सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन बारूद तो पूरे देश में पहले से ही बिछा हुआ था। आज काठमांडू की सड़कें शांत हैं, सरकार गिर चुकी है, सोशल मीडिया वापस आ गया है। पहली नज़र में लगता है कि युवाओं की जीत हुई है, लेकिन क्या वाकई? सरकारें बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदलती। जिन समस्याओं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ की लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज भी कड़वी हकीकत है। देश में एक राजनीतिक खालीपन है, एक अनिश्चितता है। नेपाल के युवाओं ने एक तानाशाह सरकार को झुकाकर अपनी ताकत तो दिखा दी है, लेकिन एक देश को गिराना आसान नहीं है, उसे बनाना बहुत मुश्किल है। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। क्या वो इस क्रांति की ऊर्जा को एक नए, बेहतर नेपाल के निर्माण में लगा पाएंगे, या ये ऐतिहासिक आंदोलन भी सत्ता के बदलने के एक और अध्याय के रूप में ही याद रखा जाएगा? सड़क पर गोली खाकर जिन युवाओं की जान गई, उनकी आत्मा
आज भी एक सवाल पूछ रही है। ये सिर्फ नेपाल की सत्ता से ही नहीं, दुनिया की हर सत्ता से पूछ रही है। क्या तुम सुन रहे हो? नेपाल के युवाओं ने अपना जवाब खून और आग से दिया है। अब दुनिया इंतजार कर रही है कि ये जवाब एक नए भविष्य का निर्माण करेगा या अतीत के खंडहरों में ही गूंजता रह जाएगा। क्रांति तो खत्म हो चुकी, लेकिन नेपाल का असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।